नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 जनवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों का हम विश्लेषण करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न हैं वो भी आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और साथ साथ उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। बायजूस आईएएस की तरफ से एक राष्ट्रीय स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा को आगामी 9 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2 घंटे का ऑनलाइन माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी 2022 तक शाम को 6 बजे तक करना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो संबंधित लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और आगामी 9 जनवरी 2022 को होने वाले इस स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेकर 90% तक स्कॉलरशिप जीतकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की दिशा में एक सार्थक पहल के भागीदार बने। आज के अपने विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले सत्र के विषय हम देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय होगा तंबाकू उद्योग के मुख्य प्रचार आधार को समाप्त करना, यानी किस रूप में तंबाकू उद्योग सबसे ज्यादा अपना विकास कर रहा है, जिन आधार पर वो कार्य कर रहा है उनको एक तरह से समाप्त करना। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की राजनीति। इस आलेख में प्रमुख रूप से बताया गया है कि राजनीति के माध्यम से किस तरह से लोगों के कल्याण को प्रमुख रूप से आधार बनाकर केवल कुछ लाभ देने की स्थितियां बनाई जा रही हैं, अंतिम रूप में स्थायी लाभ या स्थायी कल्याण की स्थितियां नहीं बन रही हैं। आलेख में प्रमुख इसी आधार पर चर्चा है। हमारा तीसरा विषय होगा महिलाओं के विवाह की उम्र 21 वर्ष करना सही है। इसमें अलग अलग जो पक्ष हैं उसकी हम चर्चा करेंगे कि यह जो सरकार के द्वारा परिवर्तन प्रस्तावित है ये कितना सही है। चौथा हमारा विषय होगा श्रीलंका का आर्थिक संकट और अंत में हमारा विषय होगा ड्रोन के अधिक प्रभावी उपयोग क्या हो सकते हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा समझाए गए हैं, जिन्हें आगे लागू किया जाना चाहिए। और अंत में संबंधित विषयों की चर्चा के आधार पर हमारे जो अभ्यास प्रश्न होंगे मुख्य परीक्षा के, उनकी हम उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला विषय है एक्सटिंग्विशिंग द टोबैको इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव, यानी किस रूप में तंबाकू उद्योग अपने आप को स्थापित करके अभी भी रख पा रहा है, जबकि हम सभी ये स्वीकार करते हैं कि स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आलेख में प्रमुख रूप से उन तथ्यों की चर्चा की गई है। यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में स्वास्थ्य से प्रमुख रूप से संबंधित है। भारत में अगर हम तंबाकू के उपयोग की बात करें तो 13 लाख से अधिक भारतीय हैं जो प्रत्येक वर्ष इसके प्रभाव में आकर उनकी मृत्यु होती है। तंबाकू के उपयोग का अगर हम वार्षिक आर्थिक बोझ देखें तो ये लगभग 1,77,340 करोड़ रुपए है। यानी जो व्यक्ति इसका उपयोग करके जिनकी मृत्यु हो रही है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मृत्यु होती है तो आर्थिक रूप में जो नुकसान भारत को होता है वो आंकड़ा इस रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यह आंकड़ा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है। यहाँ पर एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, अगर हम 15 वर्ष से अधिक आयु के भारत में 27 करोड़ व्यक्तियों की बात करें, इसमें अगर हम 13 से 15 वर्ष की आयु समूह को ले लें तो इसमें लगभग 8.5% स्कूली बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। स्थितियां दिखाती हैं कि बहुत कम उम्र में ही तंबाकू का जो सेवन है वो प्रभावी रूप में बच्चों के साथ जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आकर्षण है वह भी बना हुआ है। सरकार की तरफ से प्रयास जरूर है, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर माना जाता है कि अगर हम तंबाकू का उपयोग घटाना चाहते हैं तो करों का जो प्रभाव है वो प्रमुख रूप से डालना चाहिए। यानी जो भी एक तरह से तंबाकू उत्पादन की जो लागत है उसमें अगर मूल्य और जो कर एक तरह से आरोपित किया जाता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और माना यह जाता है कि अगर तंबाकू उत्पाद अधिक महंगे हो जाते हैं तो लोग या तो उनका उपयोग करना छोड़ देते हैं या उनका कम उपयोग करते हैं। और कई लोगों में ये आदत को न डालने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन के रूप में होता है, क्योंकि वह उत्पाद महंगा है। तो इस रूप में अगर तंबाकू उत्पादों को महंगा किया जाए तो उनका उपयोग घट सकता है, लेकिन ये स्थितियां सामान्य रूप में दिखाई नहीं देती हैं। जब हम बात करते हैं तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना, तो कर बढ़ाकर हम उसे महंगा कर सकते हैं और उसका उपयोग घट सकता है। लेकिन अगर हम कर बढ़ाने की स्थितियों को देखें, तंबाकू उत्पादक जो कंपनियां हैं उनके द्वारा हमेशा वैश्विक स्तर पर एक ऐसी रणनीति बनाई गई है, यह ऐसा आख्यान, नैरेटिव या आप चित्र कह सकते हैं कि यह प्रदर्शित किया जाता है जिसके माध्यम से हमेशा ये बताया गया है कि अगर तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाया गया
तो यह एक तरह से बहुत आर्थिक सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ता है तो ये कंपनियों का मुनाफा तो घटाएगा ही, सरकार का भी राजस्व कम हो जाएगा। कारण तंबाकू उत्पादों की जो बिक्री है वो घटेगी। वो बिक्री घटने से सरकार को जो कर मिल सकता है वो उतना नहीं मिलेगा और कंपनियों को भी नुकसान होगा। तो प्रमुख रूप से ये दो विकल्प दिए जाते हैं कि राजस्व और मुनाफा दोनों में ही समस्याएं आएंगी। इसी कारण से तंबाकू उत्पादों पर कर वृद्धि न की जाए। किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर कर वृद्धि अवैध व्यापार को बढ़ावा देगी। हमेशा जितनी भी तंबाकू उत्पादक कंपनियां हैं उन्होंने इस प्रकार का जो एक चित्र है वो लोगों के सामने या सरकारों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर तंबाकू उत्पादों पर जो कर की वृद्धि है उसको बहुत ज्यादा नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम आईटीसी लिमिटेड की बात करें, जो तंबाकू उत्पादन की एक प्रमुख कंपनी है, और माना यह जाता है कि भारत में अभी भी अगर हम केवल सिगरेट के बाजार की बात करें तो 25% सिगरेट का बाजार अवैध व्यापार का एक तरह से हिस्सा है। यानी कंपनी की जो आशंका है वो लगभग सही है कि 1/4 भारत में सिगरेट का जो व्यापार है वो अवैध रूप में होता है। इसका बड़ा कारण क्या है कि सिगरेट पर जो भी कर वृद्धि की गई है उसके परिणाम स्वरूप। इसी कारण से सरकार को कहा जाता है कि तंबाकू उत्पादों पर आप ज्यादा कर मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसका अवैध व्यापार बढ़ेगा। सिगरेट उद्योग में अवैध व्यापार का बढ़ना प्रमुख रूप से एक आंकड़े के माध्यम से बताया गया है और ये आंकड़े टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उनका यह कहना है कि भारत में अवैध सिगरेट की जो मात्रा है वो 2011 से 2019 के बीच में 44% बढ़ी है। अब इसका कारण यह बताया जाता है कि जो भी सिगरेट पर कर की दरें बढ़ाई गई हैं उस कारण से अवैध व्यापार तेजी से बढ़ा है। क्योंकि अगर कर की दरें बढ़ती हैं तो लोग अवैध रूप से सिगरेट खरीदने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह कर नहीं देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ कंपनियों के द्वारा भी कर चोरी की स्थितियां बनती हैं। तो ये दोनों ही एक तरह से अवैध व्यापार जो सिगरेट का है वो भारत में बढ़ाते हैं, क्योंकि सिगरेट पर कर की जो दरें हैं वो बढ़ी हैं। तंबाकू के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2011 से 17 की अवधि में भारत में तंबाकू के उपयोग से होने वाला जो आर्थिक नुकसान है उसमें 22% की वृद्धि हुई है। यानी स्पष्ट रूप से तंबाकू के जो उपयोग हैं वो अर्थव्यवस्था में बढ़े हैं। पिछले अगर हम 2 वित्तीय वर्षों की बात करें तो तंबाकू पर जो जीएसटी एक तरह से आरोपित किया जाता है उसके माध्यम से जो राजस्व सरकार को मिलता है उसमें 3% की गिरावट आई है। यानी आप कह रहे हैं कि सिगरेट का उपयोग बढ़ा है लेकिन उस पर जीएसटी लग रहा है और सरकार को जो राजस्व मिल रहा है उसमें 3% की गिरावट हुई है। तो ये एक तरह से विरोधाभासी रिपोर्ट दिखती है। आईटीसी की अगर हम वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में हर साल औसतन उन्होंने 3% की वृद्धि करी है अपने व्यापार में। और आईटीसी कंपनी का जितना भी अभी कुल व्यापार होता है उनके द्वारा तंबाकू उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम किया जाता है, लेकिन आईटीसी कंपनी का अभी भी जो बड़ा व्यापार है यानी लगभग 85% जो लाभ है वो केवल सिगरेट के व्यवसाय से ही आता है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अवैध व्यापार जरूर बढ़ा है, लेकिन कंपनियों ने अपने लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाया है और कर की दर बढ़ने से तंबाकू उत्पादों के जो उपयोग हैं, खासतौर से अगर हम सिगरेट की बात करें, उसमें गिरावट आई है, ऐसा नहीं है। अवैध व्यापार को आधार बनाकर और ये बताकर कि अगर सरकार कर बढ़ाएगी तो अवैध व्यापार बढ़ेगा, इसका गलत उपयोग किया गया है। और प्रमुख रूप से ये एक तरह से कर को ना बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया गया है कि अगर आप कर की दरें बढ़ाएंगे तो सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पाद जहां उपयोग किए जाते हैं उनका अवैध व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसके विपरीत देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर तंबाकू की जो कर की दर है वो बहुत अधिक है, फिर भी अवैध व्यापार निम्न स्तर पर है। यानी अगर तंबाकू पर कर की दर बढ़ती है और उससे अवैध व्यापार बढ़ेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। भारत में जरूर है लेकिन कई देशों में इस तरह की स्थितियां नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप कम कर की दर रखते हैं और अवैध व्यापार का स्तर उच्च नहीं होगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पर तंबाकू उत्पादों पर कर की दर कम है, उसके बाद भी वहां पर अवैध व्यापार जो होता है तंबाकू उत्पादों का वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो एक यहाँ पर सीधा संबंध बताया जा रहा है कि कर की दरें बढ़ेंगी तो अवैध व्यापार बढ़ेगा, ये हमेशा सत्य नहीं है। तंबाकू के उत्पादों के संबंध में जो भी अवैध व्यापार है, अगर उसको हम एक सीमा में रखना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं तो हमें कर प्रशासन की गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी। यानी जो भी व्यापार हो रहा है उस पर कर चोरी की स्थितियां रोककर अगर हम मजबूती से प्रशासनिक स्थितियां बढ़ाते हैं तो हम अवैध व्यापार को रोक सकते हैं।
जो भी नियामक ढांचा है अलग अलग कानूनों के माध्यम से उसको मजबूती से लागू करना, और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा। शासन की जो मजबूती है उसे दर्शाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अवैध रूप में सिगरेट का जो व्यापार है उसकी जो सामाजिक स्वीकृति है, यानी सिगरेट का उपयोग जो सामाजिक रूप में बहुत स्वीकार्य है, उसको कम करना पड़ेगा। तभी सिगरेट का जो अवैध व्यापार है उसको रोका जा सकता है। आज के समय में अगर हम देखें तो सिगरेट के उपयोग को लेकर बड़े पैमाने पर समाज में स्वीकारोक्ति दिखाई पड़ती है। इसी कारण से बाजार में इसकी मांग है, और कर बढ़ने के बाद भी, महंगी होने के बाद भी अवैध रूप में एक तरह से सरकार की चोरी से इसको बेचा जाता है। तो सामाजिक स्वीकृति की जो स्थिति है उसको हमें बदलना पड़ेगा, और साथ साथ सिगरेट को लेकर जो अनौपचारिक वितरण नेटवर्क है जो इसके अवैध व्यापार को मजबूत करता है उसको हमें एक तरह से रोकना पड़ेगा। अगर हम ये कर पाते हैं तभी हम अवैध व्यापार में प्रमुख रूप से जो तंबाकू उत्पाद है, जिसमें हम सिगरेट की प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं, उसको हम रोक सकते हैं। WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा एक प्रोटोकॉल विकसित किया गया है जिससे तंबाकू का जो उत्पादन की स्थितियां हैं और उसका जो व्यापार है उसको रोका जा सकता है। तंबाकू के अवैध व्यापार के संबंध में एक अध्ययन सामने आया है जो 36 प्रमुख देशों में किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में अगर हम सिगरेट के अवैध बाजार की बात करें, जो व्यापार होता है, अगर इन 36 देशों का औसत देखें तो ये लगभग 11.2% है, और भारत में अगर हम देखें तो इससे काफी एक तरह से नीचे की स्थिति में है। इसीलिए भारत में सिगरेट का अवैध जो बाजार है उसको प्रमुख रूप से रोकने के प्रयास होने चाहिए। इसके लिए WHO की तरफ से एक प्रोटोकॉल विकसित है, और इस प्रोटोकॉल के माध्यम से तंबाकू उत्पादों में सभी प्रकार के जो अवैध व्यापार हैं उनको अलग अलग उपायों के जो पैकेज हैं उनके माध्यम से समाप्त करने के लिए एक तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनाया गया है, और इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनका उपयोग करके हम तंबाकू उत्पाद के संबंध में जो अवैध व्यापार की स्थिति है उसको समाप्त कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल में प्रमुख रूप से अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे मजबूत शासन, यानी सरकार की तरफ से जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका मजबूती से पालन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करना और ट्रेस करना। ट्रैक करने का मतलब जो भी तंबाकू उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में उपयोग किए जा रहे हैं उनको एक तरह से ट्रैक करना कि वो सही रूप में, कानूनी रूप में व्यापार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसकी ट्रेस करना या अंतिम रूप में उत्पाद कहाँ उपयोग किया जा रहा है वो पता लगाना। अगर हम ऐसा कर पाए तो अवैध व्यापार को हम रोक सकते हैं, और साथ साथ जो आपूर्ति श्रृंखला है तंबाकू उत्पादों की उसको हमें सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में से ही तंबाकू उत्पाद अवैध बाजार में पहुंचते हैं। इस प्रोटोकॉल के जो प्रमुख नियम है अगर उनका पालन किया जाए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विकसित किए गए हैं, उस आधार पर हम तंबाकू उत्पादों के जो अवैध व्यापार है उनको रोक सकते हैं। भारत के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो प्रोटोकॉल है जिसमें तंबाकू के अवैध व्यापार को रोकने के प्रयास हैं उसको भारत ने पुष्टि किया हुआ है, और इस आधार पर भारत में निचले स्तर पर प्रमुख रूप से प्रभावी कार्य किया जा रहा है जिससे तंबाकू को लेकर जो अवैध व्यापार होता है उसको रोका जा सके। 2017 में GST लागू होने के बाद से अगर हम पिछले 4 वर्षों में देखें, भारत में किसी भी तंबाकू उत्पाद पर कोई महत्वपूर्ण कर वृद्धि नहीं हुई है, जिसके कारण तंबाकू उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं, और इसी आधार पर हम देखें तो इनका जो उपयोग है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जब से GST लागू हुआ है इसमें कर की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ पर एक दबाव जो बनाया गया है कि अगर कर की दरें बढ़ेंगी और सिगरेट महंगी हो जाएगी तो उसका अवैध व्यापार शुरू हो जाएगा, ये तथ्य हमें हटाना पड़ेगा। जब तक इस तथ्य को नहीं हटाएंगे तब तक हम तंबाकू उत्पादों पर कर वृद्धि नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि 2017 में GST आने के बाद से अभी तक इस तरह का कोई महत्वपूर्ण कर वृद्धि तंबाकू उत्पादों पर नहीं हुई है, जिससे वो सस्ते हो गए हैं बाजार में तुलनात्मक रूप में और आसानी से उपयोग हो रहे हैं। तो हमें कर बढ़ाने की जो स्थितियां उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रूप में सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कर की वृद्धि होती है उससे अवैध व्यापार बढ़ेगा, यह तथ्य लगभग निराधार है, क्योंकि अन्य देशों में इस तरह के प्रमाण नहीं है। भारत में वैज्ञानिक रूप में और सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर तंबाकू उत्पादों पर किसी भी तरह की कर वृद्धि होगी तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की स्थितियों में एक तरह से ले जाता है। इसीलिए अगर हम कर की वृद्धि करते हैं तो इसका बहुत अधिक विरोध नहीं होगा, और अवैध व्यापार भी बढ़ने की संभावना उतनी नहीं है जितना बताया जाता है। इसीलिए वर्तमान में भारत में तंबाकू उत्पादों का जो व्यापार है
उसको लेकर जो धारणाएं हैं उनको तोड़ने के लिए सरकार को नए रूप में प्रयास करने पड़ेंगे, तभी तंबाकू के उपयोग को लेकर भारत में जो स्थितियां हैं उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कुछ विशेष फसलों के बारे में सरकार के द्वारा किसानों को एक न्यूनतम समर्थन देने के लिए मूल्य की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वर्तमान जो राजनीति है वो प्रमुख रूप से इस तरह के जो लाभ हैं वो देने पर ज्यादा विश्वास कर रही है, बजाय इसके कि स्थायी कल्याण के और स्थायी विकास की जो स्थितियां हैं उनको बनाया जाए। तो इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक समाज की अगर हम बात करें तो अनिवार्य रूप से जो प्रमुख अंतर है वह उदारवाद की सबसे बड़ी समस्या है। जब आप कहते हैं कि 1991 में भारत में उदारवादी आर्थिक नीतियां अपनाई गई, तो जब भी हम उदारवादी नीतियां अपनाते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग भाग हैं और लोकतांत्रिक समाज के अलग अलग जो भाग हैं उनके बीच में एक तरह से अंतर बन जाता है, और इसी अंतर के आधार पर हम उदारवाद की जो स्थितियां हैं वो सही से लागू नहीं कर पाते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बाजार और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ये उदारवादी एक तरह से धारणा या विचार माना जाता था, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि जब हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार ये कहता है कि वस्तु की जो भी लागत है उसके आधार पर वस्तु का जो मूल्य है वो आप दीजिए और बाजार से वस्तु खरीद लीजिए। इसके विपरीत अगर लोकतांत्रिक हम समाज की बात करें तो वहां पर जो व्यक्ति एक तरह से निचले आय के वर्ग में है उसको आर्थिक लाभ या उसके कल्याण के लिए उसको सब्सिडी या छूट की स्थितियां बनती हैं। लेकिन बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो इसकी बात नहीं करती है। बाजार अर्थव्यवस्था ये कहती है अगर बाजार का मूल्य आप दे सकते हैं तो सामान का उपयोग कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरह से सरकार के द्वारा सब्सिडी या छूट की व्यवस्था बनाई गई है। इसीलिए अगर हम देखें तो वर्तमान में जो उदारवाद की जो धारणा है उस पर धीरे धीरे एक तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर बाजार तंत्र मजबूत है तो बाजार तंत्र को प्रमुख रूप से यह कहा जाता है कि आप देश की अर्थव्यवस्था में असमानता को दूर करें। लेकिन प्रमुख रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि असमानता से अलग राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच में जो संघर्ष है वह प्रमुख रूप से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जनता को जो बुनियादी आकांक्षाएं हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। यानी अगर हम बात करें आवास की, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, तो ये जो बुनियादी आकांक्षाएं हैं जनता की वो आसानी से पूरी नहीं हो पा रही हैं, और इस तरह की जो क्षमता है वो सरकारों में धीरे धीरे कम हो रही है कि वो जनता की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर पाएं। और इसी कारण से माना यह जाता है कि वर्तमान में असमानता के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो अवश्य उपलब्ध कराई जाएं। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो राजनीतिक और जो आर्थिक व्यवस्था है उनके बीच में टकराव की स्थिति बन रही है, और यही दोनों के बीच में संघर्ष को तेजी से बढ़ा रहा है। रॉबर्ट रीच के द्वारा सुपर कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत दिया गया उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से कहा है कि अगर हम उपभोक्ता और निवेशक के हितों की बात करें तो उसके लिए नागरिक और जो श्रम है उसके साथ संघर्ष होगा। यानी जो उपभोक्ता है और एक नागरिक के रूप में जो उसके अधिकार हैं उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति है। नागरिक के रूप में सारे अधिकार राजनीतिक व्यवस्था उसको दे सकती है, लेकिन उपभोक्ता के रूप में अधिकार वहां पर सरकार सुनिश्चित कर पाए ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर बाजार में कोई वस्तु 100 रुपए के मूल्य की है और आपके पास 100 रुपए नहीं है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं, तो नागरिक के रूप में सरकार ये मानती है कि वो वस्तु आपको मिलनी चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप में आप देखें क्योंकि आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, उपभोक्ता के रूप में आप ये वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पर सरकार अपने नागरिक को सब्सिडी देकर उपभोक्ता के रूप में इस वस्तु को खरीदने की क्षमता दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सुपर कैपिटलिज्म की स्थिति आएगी तो नागरिक और उपभोक्ता में एक संघर्ष की स्थिति दिखेगी। इसी के साथ साथ श्रम और निवेशक के बीच का संघर्ष है। निवेशक उस जगह पैसा लगाना चाहता है जहां उसको ज्यादा लाभ हो। यानी अगर मशीनें लगाकर श्रमिक को हटाकर वो काम अपना बढ़ा सकता है, अपने लाभ को बढ़ा सकता है, तो वो करेगा। श्रमिकों को लाभ हमेशा हो ये निवेशक का कोई हित नहीं होता है। श्रमिकों को हमेशा लाभ की स्थिति बने ये निवेशक के लिए कोई आधार नहीं है। उसके लिए पहला और अंतिम आधार है लाभ। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पूंजीवाद एक सर्वोच्च स्तर पर जाएगा, जिसे रॉबर्ट रीच ने सुपर कैपिटलिज्म कहा है, तो माना जा रहा है कि उपभोक्ता और नागरिक, निवेशक और श्रम, इनके बीच का जो संघर्ष है वो प्रमुख रूप से बढ़ेगा। वर्तमान में राजनीतिक नेतृत्व और साथ साथ जो उद्योग जगत है उसके बीच में एक टकराव की स्थितियां दिख रही हैं।
प्रमुख रूप से जब हम किसी राजनेता की बात करते हैं, तो जब वो किसी मतदाता के पास चुनाव के समय पहुंचता है, तो प्रमुख रूप से उसके द्वारा ये वादे किए जाते हैं कि वो नौकरियों का बड़े रूप में सृजन करेंगे, साथ साथ उनका संरक्षण करेंगे और वो नौकरियां स्थायी रूप में उनको प्राप्त होंगी। और साथ साथ जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जैसे सड़क परिवहन की बात करें, पेयजल की बात करें, सस्ते आवास की बात करें, इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनका भी निर्माण किया जाएगा। इसके विपरीत जब हम उद्योग जगत की बात करते हैं, तो वो प्रमुख रूप से लाभ के लिए काम करते हैं। उनके लिए महत्व की बात यह नहीं है कि उत्पादन कहां पर हो रहा है, उससे लाभ आना चाहिए, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उद्योग जगत के द्वारा कार्यबल को कम करने या अपने काम को सस्ते स्थानों पर और जहां पर कम श्रमिक लगे और सस्ता काम हो पाए उस जगह पर ले जाना प्रमुख लक्ष्य होता है। और इसी आधार पर आप देखें, जब उद्योग स्थानांतरित किए जाते हैं, जिसको कभी कभी हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, वो किया गया है। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अगर भारत जैसे विकासशील देश में उत्पादन करती है, तो यहाँ पर श्रम सस्ता है और अन्य प्रकार की लागत सस्ती है। भारत में उस कंपनी की जो लागत घटती है तो उसके लाभ बढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका में आप देखें तो अमेरिका में रोजगार में कमी आ जाती है। इसीलिए आप देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके द्वारा प्रमुख रूप से यह कहा गया कि अगर अमेरिकी कंपनियां अमेरिका से बाहर विकासशील देशों में उत्पादन खोलेंगी, तो अमेरिका में उनको कर में जो छूट दी जा रही है वो नहीं दी जाएगी। तो अपने यहाँ रोजगारों को बचाने के लिए उनका ये प्रयास था। तो इस रूप में उद्योग जगत हमेशा अपने लाभ की बात करता है, उसके लिए राष्ट्रीय हित बहुत महत्व नहीं रखते हैं। और यहाँ पर ये टकराव की स्थितियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जैसे वर्तमान में अगर उदाहरण के रूप में देखें, तो वैश्विक न्यूनतम निगम कर की बात चल रही है, जिसमें 15% न्यूनतम निगम कर लगाया जाएगा 2023 से प्रमुख रूप से। इसमें अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कर स्वर्ग के रूप में कार्य करते हैं, यानी वहां पर कर की दरें बहुत कम है। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने अपना उत्पादन केंद्र भारत में खोला, लेकिन अपना ऑफिस उसने दिखाया माल्टा में, और माल्टा से वो निवेश दिखा रहे हैं कि कहां पर कर रहे हैं, भारत में। माल्टा में कर की दरें कम है, तो उनके द्वारा बहुत कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कर चोरी की स्थिति है, जो कर बचाए जा रहे हैं, उनको प्राप्त करने की प्रक्रियाएं वैश्विक स्तर पर शुरू की गई हैं और इसी आधार पर वैश्विक न्यूनतम निगम कर का सिद्धांत आगे लाया गया है। तो माना जा रहा है कि पूंजी की जो गतिशीलता है, उसको रोकने का एक प्रयास है और सभी देशों को आर्थिक लाभ हो पाए, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो राजनीतिक नेतृत्व पूंजी की जो गतिशीलता है, उसको एक तरह से कुछ रोककर आर्थिक लाभ सभी जगह प्राप्त हो पाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो कर स्वर्ग देश हैं, वो इस तरह के लाभ सभी देशों को नहीं होने दे रहे हैं। इसके विपरीत अब अगर हम पूंजीवादी एक तरह से बात करें, यानी उद्योग जगत की, तो उनके द्वारा भी अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और तकनीकी उपयोग को प्रमुख रूप से वो आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वो जो आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया है, उसमें सरकार के हस्तक्षेप को रोकना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है। जैसे भारत में बैंकिंग क्षेत्र में नियामक कौन है, आरबीआई। तो इस तरह से कोई केंद्रीय संस्था नहीं होती जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को नियंत्रित करती है। तो उद्योग जगत के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने का जो प्रयास है, वो राज्य का जो नियंत्रण है उसको मुक्त करने का एक प्रयास है। तो ये जो संघर्ष की स्थिति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर देखें, अगर हम भारत की बात करें, तो कल्याणकारी व्यवस्था और पुनर्वितरण की जो स्थितियां, उनको मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं। जैसे भारत में अगर हम देखें, तो रोजगार की जो स्थितियां, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है और माना जा रहा है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वहां पर रोजगार विहीन एक तरह से विकास हो रहा है, यानी तेजी से रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत अधिक बात नहीं हो रही है। कारण यह है प्रमुख रूप से कि आर्थिक लाभ की जो स्थितियां हैं, वो लोगों को सुनिश्चित करने के प्रयास हो रहे हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने एक भाषण में यह कहा गया कि वो लगभग 1 लाख रोजगार का सृजन आने वाले समय में करवाएंगे। लेकिन जब तक ये रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तब तक सभी बेरोजगारों को 5,000 रुपए देने का एक प्रयास करेंगे। यहां पर हम देखें तो कल्याणकारी व्यवस्था को आर्थिक सहायता के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास है, अगर रोजगार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रही हैं। केवल भारत ही नहीं, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, एलन मस्क और बिल गेट्स के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि सार्वभौमिक रूप में एक न्यूनतम आय
जनसंख्या में वैश्विक स्तर पर सभी को उपलब्ध कराने के प्रयास होने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था को लेकर भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर बहस चल रही है। तो कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में जो स्थितियां वो धीरे धीरे बढ़ेंगी और यहाँ पर जो राजनीतिक नेतृत्व है और जो उद्योग जगत है उनके बीच में टकराव की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं अगर एक जैसी नीतियों पर समझौता नहीं हुआ, जैसा भी हमने चर्चा करी। इसी के साथ साथ पुनर्वितरण की जो स्थितियां उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। केवल रोजगार या खाद्य सहायता यही प्रमुख आधार नहीं है। जैसे कई राज्यों में अगर हम देखें तो विभिन्न तीर्थ स्थानों तक लोगों को जाने के लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुनर्वितरण की स्थितियों को दिखाती हैं। यानी केवल भोजन, रोजगार इस प्रकार की आवश्यकताओं से अलग जो आवश्यकताएं हैं उनको भी अगर प्रस्तावित किया जाए, उनको शामिल किया जाए तो रोजगार के संबंध में उतनी बहस नहीं होगी। तो इस तरह की पुनर्वितरण की जो स्थितियां वो भी बढ़ रही हैं। और अगर हम एक प्रमुख रूप से चर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर करें, अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें जहां पर 23 अलग अलग फसलों के संबंध में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बताती है। इसका लाभ अगर हम देखें तो विशेष कृषि उपजों को ज्यादा हुआ है। जैसे गेहूं और चावल की बात करें, विशेष क्षेत्र की बात करें, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा लाभ हुआ है। तो यहाँ पर लाभ की स्थितियां क्षेत्र और कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों तक सीमित है। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन की बात की जा रही है। एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व कहता है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको हम किसानों को सीधे उनके खाते में एक भुगतान के रूप में देने की प्रक्रिया करेंगे और ये पंजाब में शुरू भी किया गया है। उसके विपरीत अगर हम देखें तो ये भी मांग हो रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सिद्धांत है उसको कानूनी रूप एक तरह से दे दिया जाए। क्योंकि आप ध्यान रखें कोई ऐसा कानून नहीं है भारत में जिसके माध्यम से सरकार पर ऐसी कोई बाध्यता है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करे। तो इस तरह की जो टकराव की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ी हैं। इस आधार पर भविष्य में प्रमुख रूप से कल्याणकारी व्यवस्था और पुनर्वितरण की जो स्थितियां हैं वो बनेंगी और जो राजनीतिक नेतृत्व है और जो उद्योग जगत है उनके बीच में जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो नए प्रकार से परिभाषित होंगी। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं। इज इट राइट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन टू 21? महिलाओं के विवाह की जो आयु है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया है। उसके संबंध में अलग अलग जो तथ्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि किस रूप में इसे हम सही या इसमें कुछ समस्याएं अगर हैं तो वो क्या हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं संसद का जो बीता हुआ सत्र है उसमें बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। अब विपक्षी जो सांसद है उनके द्वारा इस विधेयक के संबंध में कुछ विरोध किया गया या इसमें कुछ परिवर्तन की बात की गई, तो इसीलिए जांच की स्थिति एक तरह से बन रही थी। इसी आधार पर शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और खेल संबंधी जो संसदीय स्थायी समिति है उसके पास अभी यह विधेयक एक तरह से जांच के लिए भेजा गया है और अंतिम रूप में अगर पारित होगा तो भारत में महिलाओं की विवाह की जो उम्र है वो 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। सरकार का मानना यह है कि अगर ये कानून प्रस्तावित रूप में पारित होता है और लागू होता है तो महिलाओं को उच्च शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होंगे और नौकरियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। इसी के साथ साथ मातृ मृत्यु दर और पोषण का जो स्तर है उसमें भी सुधार करने में मदद मिलेगी। अगर हम इन सारे तथ्यों को प्रमुख रूप से यहाँ पर एक तुलना करके देखें तो जब हम कम उम्र में शादी के आंकड़ों की बात करते हैं तो किसी विशेष धर्म के साथ में ये जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। भारत में अगर हम दो प्रमुख धार्मिक समुदायों की बात करें, हिंदू और मुस्लिम, वहां पर ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़े 2015-16 के देखें तो प्रमुख रूप से यह अनुपात 26.6% लगभग समान था। सरकार के द्वारा ये जो आयु 18 से 21 बढ़ाई गई है उसमें प्रमुख आधार ये दिया गया है कि मां और बच्चे का जो पोषण है उसकी स्थिति मजबूत होगी, साथ साथ मातृ मृत्यु दर में भी सुधार होगा। जब हम विवाह में अधिक उम्र की बात करते हैं और उसके साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य संकेतक की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से बेहतर लोगों के साथ ज्यादा मेल खाता है। जब हम बेहतर लोगों की बात करें यानी इनकी आय उच्च स्तर पर एक तरह से होती है, वहां पर प्रमुख रूप से अधिक उम्र में विवाह और स्वास्थ्य के अच्छे संकेतक दोनों देखे जाते हैं। प्रमुख रूप से अगर हम उच्च आय वर्ग की बात करें तो वहां पर शादी की जो उम्र है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। यानी शादी को लेकर जो स्थितियां हैं वो आर्थिक एक तरह से जो हमारी स्थिति है उसके साथ भी जुड़ी हुई है सामान्य रूप में। हम इसे सामान्यतः सभी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अध्ययन ये कहता है कि अगर आप उच्च आय वर्ग में हैं तो शादी की उम्र अपने आप वहां पर बढ़ी होती है, क्योंकि आर्थिक रूप में आपकी संपन्नता
आपको शिक्षा और अपने पैरों पर खड़े होने की जो स्थितियां हैं उसके लिए प्रेरित करती है। इसीलिए विवाह की उम्र अपने आप यहाँ पर बढ़ती है। माँ और बच्चों के पोषण की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, इन सभी कारक में अगर हम देखें, अन्य प्रकार के कारकों के प्रभाव को अगर हम नियंत्रित कर दें, तो केवल अगर उम्र के कारक को देखें तो इसका जो प्रभाव है वो सबसे कम होता है। यानी उम्र को लेकर अगर आप कोई सुधार करते हैं, इसके आधार पर माँ और बच्चे के पोषण और मातृ मृत्यु दर में सुधार होगा, यह हम स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उम्र के साथ इसका संबंध बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। जैसे अगर हम एनीमिया की बात करें तो शादी की उम्र से इसका कोई प्रभाव एक तरह से सीधे तौर पर नहीं है। यानी अधिक उम्र में भी अगर विवाह है तो वो महिला एनीमिया से ग्रसित हो सकती है। इस तरह का सीधा संबंध आप नहीं बता सकते हैं कि अधिक उम्र में विवाह की स्थितियां एनीमिया को एक तरह से रोक पाएंगी। इसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर 18 वर्ष से आयु हम 21 वर्ष कर देते हैं तो उस महिला को पोषण अच्छा मिलेगा। यानी विवाह की उम्र अगर महिला की बढ़ जाती है तो उसका पोषण का स्तर भी बढ़ेगा, ये हम बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। और अंतिम आंकड़े में अगर हम यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें, प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति काफी खराब है। लेकिन इन राज्यों में अगर हम विवाह की औसत आयु देखें तो सामान्य रूप से 18 जो सीमा उससे काफी अधिक है। तो विवाह की औसत उम्र अधिक होने के बाद भी लिंगानुपात जैसे बड़े कारक में पंजाब और हरियाणा में स्थितियां सामान्य नहीं है। तो विवाह की औसत आयु को बढ़ाकर आप लिंगानुपात को लेकर जो समस्याएं हैं वो दूर कर पाएंगे, इसको हम गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके माध्यम से बाल विवाह को प्रमुख रूप से रोकने की जो प्रक्रियाएं हैं वो एक तरह से करना था। लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से देखा गया कि इसका जो दुरुपयोग है वो ज्यादा हुआ और युवा वयस्कों को अपराधी एक तरह से बनाने में इस कानून का ज्यादा उपयोग किया गया। अगर कोई भी युवा जोड़ा है जो माता पिता की बिना इच्छा के शादी करते हैं और मान लीजिए अपने घर से भागकर शादी करते हैं या अंतर धार्मिक या अंतर जाति विवाह करते हैं, तो उनको प्रमुख रूप से इस कानून का सहारा लेकर अपराधी बनाया गया है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कहा यह जा रहा है कि अगर आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 की जाती है तो इस तरह के जो प्रभाव है वो नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। अगर कोई लड़की 18 वर्ष या 19 वर्ष या 20 वर्ष की आयु में है तो उसके पास अपनी समझ है इस तरह के निर्णय लेने की कि वो विवाह किससे करना चाहती है। तो यहाँ पर धार्मिक या अंतरजातीय जो विवाह है उनको रोकने की प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उम्र बढ़ाने का सीधा प्रभाव हम इस प्रकार के अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जो विवाह हैं कहीं उनको रोकने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा न दें। हम ध्यान रखें कि नए नियम का इस तरह से दुरुपयोग बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर हम नेपाल में उदाहरण देखें, वहां पर विवाह की उम्र को 20 वर्ष किया गया है और नेपाल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं जो शेल्टर हाउस में रह रही हैं, कारण जो उम्र की सीमा की गई है उससे वो नीचे हैं और इस कारण से उनका जो विवाह है या घर से भागकर उन्होंने शादी का प्रयास किया है वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां भविष्य में हो सकती हैं। इसमें सुधार करने के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की जो आयु सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर सकारात्मक एक तरह से जो लाभ की स्थितियां वो हमें दिखेंगी। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं, श्रीलंका लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में जिस तरह का आर्थिक संकट बना हुआ है और वो स्थिति दर्शा रही है कि श्रीलंका आर्थिक रूप में एक दिवालियेपन होने की स्थिति में जा सकता है। अगर हम नवंबर 2021 में देखें तो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.6 अरब डॉलर रह गया है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा श्रीलंका की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया है, मतलब नीचे किया गया है और ये घटाकर CCC कर दिया गया है। CCC की रेटिंग जब फिच के द्वारा दी जाती है इसका मतलब है कि वह देश दिवालियेपन होने की स्थिति से एक रैंक पीछे है। यानी इसके बाद अगर फिच के द्वारा रैंक नीचे की जाती है इसका मतलब उस देश ने एक दिवालियेपन की स्थिति को स्वीकार कर लिया है। तो सबसे कम रेटिंग पर एक तरह से श्रीलंका पहुंच चुका है। तो यह उसकी आर्थिक स्थिति की कमजोरी को दिखा रहा है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संप्रभु बॉन्ड होते हैं उनके आधार पर विदेशी ऋण प्रमुख रूप से श्रीलंका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त किया गया है और उसके कुल विदेशी ऋण का आधा भाग है। इस वर्ष उनको अपने ऋण का जो भाग पुनर्भुगतान करना है, अगर वो पुनर्भुगतान करते हैं तो माना जा रहा है कि आवश्यक जो सामान आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा श्रीलंका को चाहिए वह उनके पास नहीं होगी और आवश्यक भोजन, ईंधन या चिकित्सा की जो आपूर्ति है वो श्रीलंका में प्रभावित हो सकती है। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो श्रीलंका में बड़े पैमाने पर हो सकती है। इसका बड़ा कारण यह है कि मई 2021 में श्रीलंका सरकार के द्वारा अचानक ये घोषणा की गई कि पूर्ण रूप से श्रीलंका में जैविक खेती को अपनाया जाएगा।
इसके आधार पर प्रमुख रूप से धान और चाय के जो उत्पादन है उसमें एक तरह से बहुत गिरावट आएगी और ये स्थिति कृषि उत्पादन में आधे से कम एक तरह से स्थिति को ले जाएगी और माना जा रहा है कि इस कारण से श्रीलंका को खाद्यान्न वस्तुओं का भी आयात करना पड़ सकता है। श्रीलंका के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ में एक समझौता करना, जिसके आधार पर विदेशी ऋण का पुनर्गठन करना और जो अंतरिम वित्त की स्थिति है जो उसको आर्थिक रूप में भुगतान करने और आयात करने के लिए धन उपलब्ध कराएगी वो जुटाने की व्यवस्था उसे करनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद के माध्यम से श्रीलंका कर सकता है। प्रमुख रूप से भारत से भी एक तरह से बात की गई है कि जो भी हमारे ऋण है श्रीलंका को उनको कुछ समय के लिए एक तरह से रोक दिया जाए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका एक तरह से बाहर से आयात करने के लिए भारत के द्वारा कुछ ऋण है वो एक तरह से उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ साथ करेंसी की जो अदला बदली है, जो करेंसी स्वैप है, वो भी श्रीलंका सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है भारत के साथ। इसी तरह के प्रस्ताव श्रीलंका सरकार चीन के साथ भी चर्चा कर रहा है। तो भारत और चीन की तरफ से भी आर्थिक सहायता की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अभी इस तरह के कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं है। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं और यहाँ पर प्रमुख रूप से ड्रोन को कैसे प्रभावी रूप में उपयोग किया जाए इसके संबंध में आलेख में चर्चा है। यूज ड्रोन्स मोर इफेक्टिवली, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से प्रमुख रूप से निम्न अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर ड्रोन का जो उपयोग है वो बढ़ाने के लिए एक तरह से प्रस्ताव रखा गया है। जैसे अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय के अलग अलग जो भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनके द्वारा निगरानी करने, स्थिति जन्य विश्लेषण यानी किसी विशेष स्थिति, मान लीजिए कहीं पर दंगे या किसी भी तरह की ऐसी असामान्य स्थिति है, उसका विश्लेषण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। अपराध नियंत्रण के लिए, वीवीआईपी सुरक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए जो भी ड्रोन है वो बड़े पैमाने पर तैनात किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के लिए अगर हम देखें तो ड्रोन का युद्ध में तैनाती करी जा सकती है, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था, और अगर किसी और दूसरे देश के द्वारा ड्रोन का उपयोग करके किसी भी तरह हमले की स्थितियां बनती हैं तो उसको काउंटर करने और उसका जवाब देने के लिए काउंटर ड्रोन जो समाधान है वो रक्षा मंत्रालय उपयोग कर सकता है। ड्रोन के माध्यम से किसी भी युद्ध की स्थिति में निगरानी किसी क्षेत्र की करना या दुश्मन देश के इलाके में जाकर वहां जो सेना का मूवमेंट है वो पता लगाना, इस तरह के काम किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अगर ड्रोन का उपयोग किया जाए तो दवाओं की जो डिलीवरी है वो दूर दराज के क्षेत्रों में की जा सकती है। प्रमुख रूप से महामारी के इस दौर में अगर किसी क्षेत्र से कोई नमूना प्राप्त करना है तो बिना किसी व्यक्ति को संक्रमित किए हुए इस तरह से ड्रोन के माध्यम से नमूना प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं। इसी के साथ साथ ड्रोन का उपयोग आपदा प्रबंधन में सहायता देने, कोई भी घटना अगर प्राकृतिक रूप में या कोई भी ऐसी घटना जहां पर लोग संकट में हैं तो उसमें प्रतिक्रिया देने के लिए, उसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। किसी भी जगह निरीक्षण और रखरखाव करने के लिए जो भी बचाव के कार्य किए जा रहे हैं वो किए जा सकते हैं। कोई भी परियोजना जिसको एक तरह से लागू किया गया है आपदा प्रबंधन के लिए, उसकी अंतिम रूप में जो निगरानी है वो ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। यानी जो लोग हताहत हुए हैं या जिनको सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो निगरानी भी ड्रोन के माध्यम से हो सकती है। रियल टाइम निगरानी का मतलब यह है कि किसी भी स्थल पर लगातार ड्रोन के माध्यम से निगरानी करना सुनिश्चित करना। जैसे हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और बिजली मंत्रालय की बात करें तो जो भी इनके संपत्तियां, एसेट हैं, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, प्रमुख रूप से हाई टेंशन जो वायर हैं जिनके माध्यम से बिजली का वितरण किया जाता है, उनकी निगरानी करना, या जो भी एक तरह से पाइपलाइन है जिसके माध्यम से पेट्रोलियम और गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है, उसकी निगरानी करना। इसके आधार पर जो चोरी की स्थिति है उसको रोकथाम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ दृश्य निरीक्षण और रखरखाव किया जा सकता है जहां पर भी कोई नुकसान हुआ है। निर्माण योजना और प्रबंधन के लिए भी ड्रोन का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण और वन के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ड्रोन के माध्यम से अवैध शिकार की जो स्थितियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जंगल और जो वन्य जीव हैं उनकी निगरानी भी ड्रोन के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रमुख रूप से प्रदूषण का मूल्यांकन करने और साक्ष्य एकत्र करने, यानी किस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा हुआ है और किन कारणों से बढ़ा हुआ है, दोनों ही ड्रोन के माध्यम से एकत्र किए जा सकते हैं। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो वीडियोग्राफी उच्च गुणवत्ता की अगर करनी है तो ड्रोन के माध्यम से इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है और यह बहुत सफल भी रहेगा,
क्योंकि सामान्यतः अगर हम देखें तो हेलीकॉप्टर के आधार पर इस तरह की वीडियोग्राफी की जाती है और ये काफी महंगे माने जाते हैं। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो अगर हम बहुत कम ऊंचाई से हेलीकॉप्टर के आधार पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी करते हैं तो वहां पर पहली बात कि ध्वनि बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ धूल उड़ने की स्थिति बनती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो ड्रोन के उपयोग के माध्यम से हटाई जा सकती हैं। इसीलिए उच्च गुणवत्ता वाली जो वीडियोग्राफी है उसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रमुख रूप से अपनी लागत को कम करते हुए और गुणवत्ता को बढ़ाते हुए वीडियोग्राफी में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने और दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो उसकी पहुंच है वो बढ़ाने के लिए ड्रोन का प्रमुख रूप से उपयोग कर सकता है। आज की अपनी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में तंबाकू सेवन की समस्या पर प्रकाश डालिए तथा सरकार द्वारा इसके उपभोग पर अंकुश लगाने के संभावित उपायों की चर्चा करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, भारत में तंबाकू सेवन की समस्या पर तथ्यों की चर्चा करें। कुछ आंकड़े आपको बताने हैं जो भारत में समस्या की गंभीरता को बताएं। मुख्य भाग, तंबाकू सेवन के बढ़ने के कारण व्यापार पर अधिक विराम नहीं, प्रमुख उपाय क्या हैं जो अपनाए जा सकते हैं। इसमें आप WHO के प्रोटोकॉल की चर्चा अवश्य करेंगे। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं तंबाकू सेवन को समाप्त करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता इसकी उपलब्धता को रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत में ड्रोन के उपयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आसानी से संभव होगा जिन क्षेत्रों तक सेवा विस्तार दुर्लभ था। उपरोक्त कथन की उदाहरणों के माध्यम से समीक्षा करें। 250 शब्दों में 15 अंकों में यह प्रश्न आपको लिखने का प्रयास करना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, ड्रोन के सीमित उपयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं क्या क्या है वो आप बता सकते हैं एक प्रारंभिक भूमिका में। मुख्य भाग में ड्रोन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, तुलनात्मक लाभ की स्थितियां वो भी आपको साथ साथ बताना है। मुख्य भाग में आप ये भी बताएंगे प्रमुख रूप से कि सेवाओं की जो उपलब्धता है दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आसानी से पहुंचना संभव नहीं है वहां पर किस रूप में ये ज्यादा लाभ देता है, ये मुख्य भाग में आपको ज्यादा ध्यान से बताना है। निष्कर्ष में आप बताएंगे ड्रोन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा विस्तार अधिक प्रभावी होगा। यह हमारा 7 जनवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।